वेलकम बैक टू द पूरा एजुकेटर चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन पोर्शन कंप्लीट किया था और अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं बेटा, जो कि है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या है बेटा हम लोग का रेस्पिरेशन। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रेस्पिरेशन क्या होता है, जो भी हम खाना लेते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो बेटा हम लोगों ने फूड खाया, ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, नोज से एयर लेंगे। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जब हम फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन का यूज़ करके, और उससे हम क्या करते हैं बेटा, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि हम बॉडी के फंक्शंस को कर पाएँ। ठीक है, उस चीज़ को बेटा हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, उस चीज़ को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये लिखा हुआ है फूड, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में इंक्लूड होता है। उसके बाद जो भी हमने खाना खाया उसको हम क्या करेंगे बेटा, ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाय यूजिंग ऑक्सीजन। इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो हमने जैसे पहले यहाँ पे लिखवाया था कि फूड में बेटा अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और क्या होगा, फैट्स, और क्या होगा बेटा, प्रोटीन, और क्या होगा, विटामिन होते हैं, और क्या होते हैं, मिनरल्स। जो भी हम दाल चावल रोटी सब्जी सलाद वगैरह खाते हैं बेटा, उसमें ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो ये सब सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं, और मोस्टली जिससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ग्लूकोज के। कौन से होते हैं बेटा, ग्लूकोज से। तो जो भी हम फूड लेते हैं बेटा, इनटेक करते हैं, उसको अल्टीमेटली हमको किस में कन्वर्ट करना होता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। ठीक है, और क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड बनाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से क्या होता है बेटा, लंग्स में चला जाता है, और लंग्स से नोज के थ्रू आउट, यानी शरीर के बाहर आ जाता है, हमारे बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि जो भी पहला स्टेप होता है उसमें हमने ग्लूकोज को तोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, और हमें अल्टीमेटली ग्लूकोज तोड़ के एटीपी चाहिए होता है। तो एटीपी बेटा हम लोग को कैसे मिलता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मिलेगा, और एटीपी हम लोग को कैसे मिलता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, इतनी बात समझ में आ गई। और एटीपी मिलेगा, और एटीपी कैसे मिलेगा हम बताते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, लंग्स में चला जाएगा। कैसे, लंग्स में कैसे जाता है बेटा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, और नाक से फिर बेटा बाहर चला जाएगा। क्या होगा, नाक से, नोज से बाहर चला जाएगा। ठीक है, नोज से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रही हूँ एरो बना के, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होता है। क्या होता है बेटा, डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व करते हैं। ये बस हमें बात जो है ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी बेटा हम खाने को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ब्रेक डाउन। और खाने में मैंने बताया कि सब कुछ को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्लूकोज बेटा क्या है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12O6। तो ये 6 कार्बन हुए, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, दिस इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं किसमें बेटा, 3 कार्बन कंपाउंड में। किसमें तोड़ते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड में, जो कि हम बोलते हैं पाइरूवेट। क्या बोलते हैं, पाइरूवेट। और ये सब का सब जो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है बेटा, ये अप टू पाइरूवेट, ये कहाँ पर होता है, इन साइटोप्लाज्म, अकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, हमें पता है सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस वगैरह। तो वहीं पे क्या हो रहा है बेटा, वहीं पे हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट में। अब देखो ग्लूकोज 6 कार्बन है और 3 कार्बन कंपाउंड में टूट रहा है, तो टोटल तो हमारे पास 6 कार्बन होने चाहिए। तो 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो पाइरूवेट है, तो हमको 2 पाइरूवेट मिलता है बेटा। कितना मिलता है, 2 पाइरूवेट। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके लिखा है, यानी कितना हो जाएगा, टोटल 6 कार्बन। बात समझ में आई कि ये 6 कार्बन है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये 3 कार्बन है, तो बाकी के 3 कार्बन कहाँ गए बेटा, बाकी के 3 कार्बन कहीं नहीं गए। ये कंपाउंड दो, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, वो दो पार्ट पे टूट गया, 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल बनाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर क्या है, कभी कभी जो ये पायरुवेट होता है बेटा, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये होता किसमें? ईस्ट। ईस्ट क्या है बेटा? एक तरह का फंगस है। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस, फंगस, और वो भी यूनिसेलुलर। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस, यूनिसेलुलर। तो ईस्ट में क्या होता है कि जो हमारा पायरुवेट है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, प्लीज आप इसको ध्यान से देखेंगे। और कब टूटता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में? फर्मेंटेशन में। कब टूटता है बेटा? फर्मेंटेशन में। कब टूटता है? फर्मेंटेशन में। और ये जो प्रोसेस है जिसमें पायरुवेट बेटा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, ये कैसे होता है? बिना ऑक्सीजन के यूज किए, बिना ऑक्सीजन के यूज किए। तो इस चीज को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस चीज को हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस चीज को क्या बोलेंगे हम? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो मैं पर्पस से मार्क कर दे रही हूँ, इस चीज को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो रहा होता है बेटा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, तो एक भी तुम लोग को ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में अकर होता है बेटा। कहां पे? अकर इन साइटोप्लाज्म। अकर इन साइटोप्लाज्म। कहां अकर होता है? साइटोप्लाज्म। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लिख देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। ग्लूकोज का, वेट अ सेकेंड, ग्लूकोज का बेटा क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसमें? ये 6 कार्बन का है, 3 कार्बन इंटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। ये वेट यू है और ये वी है। ठीक है। ये कहां पर होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये जो पायरुवेट है इसके दो फेट होते हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक है विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में प्लस लगा देते हैं, विदाउट में माइनस लगा देते हैं। तो विदाउट ऑक्सीजन यीस्ट में होता है। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। जिसमें C2H5OH, इसको इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। लेकिन जब हम इस ऑक्सीजन यूज करके पायरुवेट को तोड़ते हैं, क्या करते हैं? पायरुवेट को तोड़ते हैं, तो ये क्या देता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स देगा। क्या देगा? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स देगा और पानी देगा। और क्या देगा? पानी देगा। और क्योंकि ये ऑक्सीजन में हो रहा है तो इस चीज को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोबिक। तो ये ऊपर वाला बेटा क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और नीचे वाला क्या है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इसमें मैंने मार्क करके रख दिया है कि आपके लिए कौन सा एरोबिक है, कौन सा एन एरोबिक है। अब इसके बाद ये देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है और इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। इसके साथ साथ बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। इसके साथ साथ हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दो एनर्जी, इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि जो एनर्जी, क्या बेटा, जो एनर्जी हमारी एरोबिक प्रोसेस में रिलीज होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि एरोबिक प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि एनारोबिक, तो एरोबिक प्रोसेस में। ठीक। अब एक चीज हम याद रखेंगे कि जब भी हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्या होने लगती है बेटा? आवर मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगेगा, तो पायरुवेट जो होता है बेटा वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। कैसे टूटता है? लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कैसा है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और उस समय हमारे पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, यानी क्या आता है? ट्विचिंग, या बोलते नहीं है टास चढ़ गई है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि पैर अकड़ जाता है, हमको मोड़ने में दिक्कत होती है। तो वो चीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं हमारे शरीर में। ठीक है। फिर ये देखो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे अकर हो रहा है। तो ग्लूकोज देखो यहाँ पे, एक सेकेंड बेटा, ग्लूकोज 6 कार्बन है, साइटोप्लाज्म ऑल सब में, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी में। और फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देगा, सॉरी ये देखो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और उसके बाद जब मसल्स में हमारे पास लैक होगा तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी देता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो लैक्टिक एसिड में देगा और एनर्जी तो देगा ही। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो देखो मैंने दिखाया था आपको, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये देखो वाटर, और ये देखो एनर्जी और ये एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि नीचे पूरा लिखा हुआ है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का से जो फ्लो चार्ट है आप याद करके जाइएगा। यहाँ से 100% एक्सपेक्टेशन है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, पेपर के, बोर्ड्स के पेपर में
ये क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब याद रखो बेटा कि जो एनर्जी रिलीज होती है सेल के रेस्पिरेशन में, ठीक है, वो हम यूज करते हैं एटीपी बनाने को। हम जो पहले बताए हैं कि एटीपी जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे बेटा हमें पता है कि हर एक कंट्री में क्या होता है, कैश लगता है। हर एक कंट्री में क्या होता है, कैश लगता है। लेकिन इंडिया का नोट अलग है, यूके का नोट अलग है ना, रशिया का नोट बेटा अलग होता है। तो वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी है। वैसे ही हमको पता है कि हमारे शरीर को बेटा एनर्जी चाहिए, हमारे ह्यूमन शरीर को क्या चाहिए, ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए बेटा, हमारी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी जो है ये किस किस फॉर्म में देखी जाती है, तो वो देखी जाती है एटीपी के फॉर्म में। किस में देखी जाती है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म मैं तुम लोग को लिख दे रही हूँ, पूछा जा सकता है क्योंकि एटीपी दिया है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, फिर से मेरे साथ बोलेंगे, एटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ये एन है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। याद रखना क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन क्या है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक। लेट मी इरेज दिस फॉर यू ताकि आपको इजीली हो ये सब चीज़ों में अंडरस्टैंड करने के लिए। वापस से मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ ढंग के पेन से। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर प्रोसेस, इमीडिएटली मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है एटीपी का, ठीक है। और एटीपी हम यूज करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शंस in which heat is required, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम आगे चलते हैं ऊपर की तरफ। चलिए बेटा फिर आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस के लिए। एनर्जी कैसे रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, तो सबसे पहले एक चीज होती है एडीपी, इसको बोलते हैं बेटा एडिनोसाइन फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन फॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं और ये एटीपी बन जाती है, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है बेटा। इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप लगेंगे, डी फॉर डाई, और ये टी है यानी ट्राई, यानी कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। तो एडीपी में अगर एक फॉस्फेट और ग्रुप लगाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और फिर वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बच्चे लोग आप लोग को समझ में आया कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट क्या करता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप को लेता है और फिर वो एटीपी में चेंज हो जाता है ट्राइफॉस्फेट, और फिर हमें एनर्जी इसमें चाहिए होती है एटीपी बनाने के लिए। एटीपी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वैसे रिएक्शन जिसमें हीट इज रिक्वायर्ड, तो एटीपी बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद जो भी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, उन ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। जैसे हमें, अगर हम ऑक्सीजन पे जिंदा रहते बेटा तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हम लोग नाक से भी और मुंह से भी कभी कभी हम लोग सांस लेते हैं। वैसे मुंह से मना किया जाता है पर लेते हैं, ठीक है। अब हमें तो पता है हमारे पास ऑर्गन है, नोज है और फिर लंग्स हेल्प करता है, लेकिन प्लांट्स के पास क्या होता है बेटा, ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा से होता है। हमने कल तुम लोग को पढ़ाया था नेक्स्ट क्लास, पहले पिछली क्लास में न्यूट्रिशन में, कि ये गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से गार्ड सेल्स होते हैं और उसके बीच में ये जो छेद है इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। इसी से क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कौन कौन से गैसेस का, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 दैट इज ऑक्सीजन। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और ये जो डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये तो चीज़ लिखी है मैंने बेटा। तो इस चीज़ का जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का अंदर आना और बाहर जाना कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए नॉर्मल भाषा में कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो तुम लिखोगे इनटेक ऑफ गैसेस सच एज O2 and CO2, intake of gases such as O2 and CO2 through stomatal pore for respiration purposes is known as diffusion, is known as बेटा क्या, diffusion। ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद याद रखो कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन होता है, जैसे कि मान लो ये स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर है, तो इसमें CO2 अंदर आएगा कब, और इसमें से CO2 बाहर कब जाएगा, इसमें CO2 अंदर कब आएगा और इसमें से O2 बाहर कब जाएगा। ये जो चीज़ है ये कैसे डिसाइड होती है बेटा, ये कैसे डिसाइड होगी, डिपेंड करती है कि प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट है, यानी प्लांट को कितने ऑक्सीजन और कितने कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ऑक्सीजन तो प्लांट निकालता है, लेकिन कभी कभी रात में जब प्लांट
फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता तभी प्लांट अपने लिए भी ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट की। जब नाइट में, ये देखो यहाँ पे लिखा है, जब रात में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो CO2 जो है वो एलिमिनेशन इज अ मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो क्या है, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा रात में छोड़ता है, और दिन में CO2 जो होता है, जब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो डे टाइम में हम CO2 जो है वो रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, यूज हो जाता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में। बेसिकली बेटा ये कहने का, इसका क्या कहने का मतलब है, मैं तुम्हें आप लोग को सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है प्लांट में, तो CO2 जो है वो प्लांट भी बाहर निकालता है, ठीक है, और O2 प्लांट अंदर लेता है अपने। और दिन में जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हम यानी इंसान लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं बेटा, तो उस समय क्या हो रहा है, जो हम CO2 निकाल रहे हैं वो प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर रहा है, बस ये बोल रहा है। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जैसे हम हो गए, ठीक है, और गाय हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से लेके। लेकिन जो लोग पानी में एनिमल्स रहते हैं, जैसे फिशेज हो गई, ठीक है, और ऑक्टोपस हो गया, और क्या हो गया बेटा, जेली फिश हो गई, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कैसे यूज करते हैं, जो पानी में घुला हुआ है, ऑक्सीजन डिजॉल्व कैसे यूज करते हैं, जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है, क्या बेटा, जो भी पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी में घुला होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे वातावरण यानी एयर में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं, यानी तेज तेज सांस लेंगे, अंदर बाहर तेज तेज छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये असर्शन रीजन में आ सकता है कि वाई दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लो, नहीं, वाई द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लो नहीं, वाई द ब्रीदिंग रेट इज फास्टर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे हैव लो डिजॉल्व ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये इसका क्वेश्चन है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, मैंने असर्शन रीजन लगा के रखा है, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे लिखा है, अलग अलग ऑर्गन्स, ऑक्सीजन जैसे हम लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में लंग्स लेगी और लंग्स पूरे बॉडी में फैलाएगी। वैसे ही अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं, थोड़ा सा कलर ऑफ द पेन एक मिनट चेंज करती हूँ, जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के तरीके के, लेकिन सबका काम क्या होता है, सबका काम सेम है। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विल बी इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया शुड बी वेरी फाइन एंड डेलिकेट, इट शुड प्रोटेक्ट द सरफेस प्लेस विद इन द बॉडी, एंड पैसेजेस ऑफ एयर मूवमेंट शुड बी ईजी। तो बेसिकली बेटा हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के क्या होंगे, ऑर्गन होंगे, जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करेंगे। और वो क्यों होते हैं, ताकि हमारा सरफेस एरिया बढ़े, हम ज़्यादातर ऑक्सीजन ले पाएँ, वो बहुत सॉफ्ट हो, उनके टिश्यूज़ बहुत डेलिकेट हो, और क्या कर सकते हैं, ईजी पैसेज हो टिश्यू के अंदर डिफ्यूजन करने के लिए फॉर दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखो यहाँ साइड में एक टेबल है, चलो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि जो टोबैको लोग खाते हैं, गुटखा पान तंबाकू जिसको हम बोलते हैं बेटा, या फिर टोबैको के प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे सिगरेट, सिगार, बीड़ी, हुक्का, गुटखा खाते हैं, वो सब क्या करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, कौन कौन से एरिया में, टंग, लंग्स, हार्ट और लिवर। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक होने लगेगा, स्ट्रोक्स आने लगेंगे, पल्मोनरी डिजीज मतलब सांस की डिजीज, हार्ट अटैक मतलब दिल में दौरे पड़ना, स्ट्रोक्स मतलब सर में दौरे पड़ना, सर में झटके आना, सर में ब्लड क्लॉट हो जाना। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिया में ओरल कैंसर हो रहा है, किसकी वजह से बेटा, टबैको च्यू करने की वजह से। तो इसलिए हमें टबैको को नहीं खाना चाहिए, और कोई खाए तो उसे भी मना करना चाहिए। फिर बेटा पैसेज देखो क्या होता है सांस लेने का। तो सबसे पहले ह्यूमन ने हवा जाएगी नॉस्ट्रिल्स में, फिर ये नॉस्ट्रिल्स से एयर जाएगा थ्रोट में, और थ्रोट से किस में जाएगा बेटा, एयर जाएगा लंग्स में। तो यहाँ पे एयर लिख लेते हैं, हालांकि अभी हम इसको सबको बैक करते हैं। और जो ह्यूमन होता है बेटा वो अपने नाक से सांस लेता है, तो नॉस्ट्रिल से एयर गया थ्रोट में, और थ्रोट से एयर जाएगा लंग्स में, किस में जाएगा बेटा, थ्रोट से एयर जाएगा लंग्स में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फिश है वो फिश कैसे लेगी, तो फिश के मुंह में पानी जाएगा, पानी के साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन जाता है बेटा, क्या जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जाता है, फिर वो जाएगा गिल्स में, और गिल्स से जाएगा ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल का है कि वो कैसे वो लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और ये किसका है, टेरेस्ट्रियल एनिमल का। ह्यूमन इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, फिश इज एन एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। तो माउथ से वाटर लेंगे, और फिर वो वाटर गिल्स में जाएगा, और गिल्स से ब्लड में जाएगा, जहाँ पे उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन फिर कहाँ पे जाएगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगा। अब जो हमारे बेटा सांस की नली होती है, जहाँ से हवा पास होती है, ठीक है, वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज।
ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि जो हमारा एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना करे, यानी कोलैप्स ना करे इनका मतलब कि बंद ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हवा पास होना ही बंद हो जाए, ऐसा ना हो बेटा कि हवा पास होना बंद हो जाए। तो ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पे देखो मार्क भी कर रखा है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टाइम है, बोर्ड्स आ गया है कि आप ध्यान से पढ़ें। और इस तरह की सीरीज़ में आपको एक ही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं भी पढ़े हैं वो अगर इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आई बेट श्योर दैट यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स इन योर पेपर। ठीक है, बस ध्यान से सुनना है, जो भी चीज़ें मैंने बेटा मार्क करी है उसे आपको वापस से लेक्चर खत्म होने के बाद रीड करना है, 3 दिन पे एक बार रिवाइज करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो बेटा ह्यूमन के पास क्या है, अब ह्यूमन्स के पास क्या होता है, ये देखो माउथ की कैविटी है और ये नाक से सांस लेंगे, ये नेसल पैसेज है, यहाँ से हवा आ रही है, फिर ये कॉमन पैसेज है, देखो गला, ये गले भी यहाँ खुल रहा है, माउथ कैविटी और नाक का भी पैसेज, तो ये जो कॉमन पैसेज है इसको बेटा हम फेरिंग्स बोलते हैं। फिर देखो उसके बाद ये लैरिंग्स हो गया, जहाँ पे हवा जा रही है, ओनली एयर। लैरिंग्स में क्या जा रहा है बेटा, ओनली एयर। लैरिंग्स में क्या जा रहा है, ओनली एयर जा रहा है। ये ओनली एयर जो जा रहा है, उसके बाद लैरिंग्स में ओनली एयर गया, उसके बाद देखो तुम यहाँ पे ये कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, देखो ब्लैक ब्लैक क्या है बेटा, कार्टिलेजिनस रिंग है। यही प्रिवेंट करती है कि जो तुम्हारा ये एयर पैसेज है, ये जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना कर जाए, ताकि ऐसे ना हो कि हवा उसमें जा ही नहीं पा रही, ब्लॉक हो जाए। फिर देखो ये जो ट्रैकिया है, ये पूरा पैसेज ट्रैकिया और ये कार्टिलेजिनस रिंग से ऐसे से बंद है, अंदर की तरफ ये पूरा ट्रैकिया पैसेज है। अब ये जो पैसेज है बेटा ट्रैकिया का, ये ऐसे तुम्हारा ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है, ब्रोंकाई में। कैसे डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकाई में। देखो ये ब्रोंकाई है, फिर ये ब्रोंकाई देखो ये यहाँ से आ रही है और फिर ये देखो यहाँ से डिवाइड हो जा रही है, बाइफरकेट कर रहा है ना, ये देखो 2 3 4 5। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ब्रोंकियोल्स। क्या है बेटा, ब्रोंकियोल्स। तो सबसे पहले ये ब्रोंकाई आई और फिर ये ब्रोंकियोल्स है। अब देखो ये ब्रोंकियोल्स के नीचे देखो तुम छोटा छोटा एक गोला देख पा रहे हो, ये है एल्वुलर सैक। तो फिर तुम्हें पूरा पैसेज याद करना होगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि पैसेज होता क्या क्या है। तो आपके इजी के लिए मैं लिखते रही हूँ बेटा, सबसे पहले तुम्हारा नेजल पैसेज आएगा। क्या आएगा बेटा, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से फेरिंग्स, क्या होगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या होगा बेटा, लैरिंग्स। क्या होगा, लैरिंग्स। एक सेकेंड, लैरिंग्स के बाद क्या होगा बेटा, ट्रैकिया। क्या होगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या होगा बेटा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। ब्रोंकाइल के बाद क्या होगा बेटा, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के बाद क्या होगा बेटा, एल्वियोलर सैक। क्या होगा, एल्वियोलर सैक। ये क्या है, पाथवे ऑफ एयर पैसेज इनटू लंग्स। पाथवे ऑफ एयर पैसेज इनटू लंग्स। ठीक है, ये ई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो लंग्स है वो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइडेड हो जाता है और वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्व्यूलाई में होता है। एल्व्यूलाई जो है बेटा क्या है, एल्व्यूलाई वो वैसी जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। एल्व्यूलाई इज द एरिया जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, और ये एल्व्यूलाई की वॉल्स जो हैं उनके पास एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होगा। क्यों, ताकि तभी तो डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चेंज होगा। अब एक बात समझो, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने मार्क भी करके रखा है कि जब भी हम अपने रिब्स को उठाते हैं, आओ हम फोटो में देखते हैं, ये देखो ये जो चीज़ है बेटा, ये रिब्स है। ये क्या है बेटा, ये रिब्स है और ये देख रहे हो ये रिब्स की कनेक्टिविटी, ये सब रिब्स हैं। और ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो है डायफ्राम है। ठीक है, ये जो तुम्हारे हैं ये क्या है, रिब्स। ये रिब्स यहाँ से कनेक्टेड, और ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम है। इतना याद रखना रिब्स क्या है और डायफ्राम क्या है। तो जब भी हमारे रिब्स उठ जाते हैं, जैसे ये रिब्स हैं, तो ये रिब्स सपोज करो कि उठ के यहाँ आ गए, ऐसे ऐसे खींच गए, इस तरह से उठ के ऊपर आ गए। ठीक है, जब भी रिब्स हमारे खींच जाते हैं यानी ऊपर आ जाते हैं और डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, जैसे डायफ्राम देखो ये यू शेप का है, ये ऐसे फ्लैट हो गया, इसकी जगह ये नीचे आ गया और इस तरह से फ्लैट हो गया और रिब्स की सारी उठ गई, तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है चेस्ट वाला बेटा, अंदर वाला, सपोज करो ये अगर नीचे आ गया और ये सारे उठ गए तो अंदर का जगह बढ़ गया। चेस्ट कैविटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो लंग्स है उसमें हवा अंदर आ जा रही है। एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल्स एंड एक्सपैंडेड द एल्वेलाई, और एल्वेलाई फूल जाती है। ब्लड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगी बॉडी से और एल्वेलाई में डालेगी, और ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलर वॉल से ब्लड में चला जाता है और इसी वजह से वो ट्रांसपोर्टर है सेल में। तो ये असर्शन रीजन है कि हमारे जब लंग्स में हवा भरती है तो क्या दो चीज़ होती है, तो हमारा रिब्स जो है वो उठ जाता है और हमारा डायफ्राम जो है बेटा वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा, अब देखो ये तो दिया हुआ है, मान लो इन लोग का दिमाग ज़्यादा तेज हो गया तो पूछा जा सकता है कि कब हमारा जो लंग्स है बेटा वो एक्सपैंड की जगह कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी हम जब सांस लेते समय फूलेगा ना, सांस छोड़ते समय लंग्स पतला हो जाता है, तो उस पतला मतलब सॉरी
वापस से अपना शेप रीगेन कर लेता है, क्योंकि उसमें उतनी हवा नहीं रहती, हमको हवा बाहर फेंकनी होती है, तो फिर से कम हवा हो जाती है, तो वो पतला हो जाता है, पतला मतलब कम हो जाता है, साइज में छोटा हो जाता है। तो उस समय क्या होगा, जो हमारी रिब्स है बेटा वो उठी थी, लिफ्ट थी, तो अब क्या होंगी, रिब्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। और डायफ्राम फ्लैट था, तो डायफ्राम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डायफ्राम हमारा यू शेप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू शेप का। इस समय लंग्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब हमारे लंग्स से CO2 क्या होता है, आउट होता है, ठीक है। CO2 आउट हो जाएगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिब्स, उस समय रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायफ्राम यू शेप का हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है बेटा, डायफ्राम यू शेप का हो जाता है। अब जब भी बेटा हमारी ये साइकिल चलती है, जब भी हमारी क्या चलती है, साइकिल चलती रहती है इन सब चीज़ों की, किसकी, हवा लेने और छोड़ने की, हमारे शरीर के अंदर हमेशा, हमारे शरीर के अंदर, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड मुझे टाइम देना, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर, बैक करो, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है बेटा, हमेशा का हमेशा कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाता है, रह जाता है। तो ये कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे शरीर में रह जा रहा है, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे शरीर में रह जा रहा है, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्यों, ये क्यों रहता है, ताकि जब तक हमारे पास ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है, हमारे अंदर सांस की कमी ना रह जाए, हमारे अंदर हवा की कमी ना रह जाए। ये असर्शन रीजन है, याद कर लेना। लंग्स ऑलवेज हैव रेसिडुअल वॉल्यूम बिकॉज देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ताकि हमारे पास इतना समय रहे कि ऑक्सीजन ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाए और CO2 रिलीज हो जाए, ठीक है। और हमारे शरीर में हवा की कमी ना हो, सांस लें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहता है, याद रखना। अब जब जानवरों, एनिमल्स मतलब एनिमल्स के अंदर हम लोग भी आते हैं, कम है क्या हम लोग एनिमल्स में, ठीक है। तो जब हमारे अंदर एनिमल्स जो लार्ज होते हैं, जैसे हम हो गए या फिर कोई बड़े बड़े प्रजाति के, जैसे बियर हो गया, ये सब हो गया, तो उनके अंदर जो डिफ्यूजन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं करा पाता है। क्या है, उनके अंदर जो डिफ्यूजन है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं करा पाता है। और हमारे अंदर भी, हमारा भी शरीर तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए। क्या चाहिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि शरीर के हर एक कोने में जाके ऑक्सीजन को पहुंचाए, ठीक, जो कि लंग से ब्लड वेसल्स ले जा रही है, क्या ले जा रही है, ऑक्सीजन को ले जा रही है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट इंसानों में किस नाम से जाना जाता है, हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटीज की बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट किस में होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल, जिसको हम RBC कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, RBC, क्या बोलते हैं, RBC, रेड ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है बेटा, इरिथ्रोसाइट, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, RBC, याद रखना, इरिथ्रोसाइट और RBC। तो ह्यूमंस के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हवा पूरे हर एक टिश्यू में पहुंचती है, जो कि अंदर भी होता है, बहुत अंदर अंदर सिचुएटेड होता है, तो वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और ये याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्यूबल है पानी में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर डिजॉल्व फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ये असर्शन रीजन है, देखो बेटा मैंने मार्क करके रखा है, काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से देखिए और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए, और आपके जो छोटे जूनियर्स हैं उन्हें भी शेयर करिए, ताकि वो अपने जो 10th में जाने वाले हैं अपने जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं और वीडियोस को देखें, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में अब लेते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।